Hello guys, welcome to my channel Quiet Shelf of SB. My name is Sahil Vats and professionally I am a chartered accountant and I love to read books. So I am reading this book with you guys and the name is October Junction. So let's just start. लास्ट वीडियो हमने जहाँ पे खत्म की थी वहाँ पे हमने देखा था कि सुदीप और चित्रा दोनों सुदीप के रूम में हैं और दोनों सो गए हैं। थोड़ा बहुत सुदीप ने अपने बारे में बताया, थोड़ा बहुत ने इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा उसे अपने बारे में बताया और सुधा ने उसको गले लगाया और सुदीप उसके गले लगकर खूब रोया और रोने के बाद उसको काफ़ी हल्का महसूस हुआ। उसने जब चित्रा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कल सुबह घाट पर बताएंगे। तो आइए चलते हैं अगली सुबह घाट पर। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वो तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज्यादा समय लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा बोली कि पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को दो चार बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ ले चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं है ये बाबा को, ये आदमी हैंड पंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी बेटा जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी। दीदी आप अभी से भैया की रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। यह बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की है। वह बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ भी मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सब दे रही है। उधर बाबा यह सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धड़क्का साथ लिए क्यों फिरती है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा मौकूफ जब हुआ अन और जल, घर बार अटारी चौपारी क्या खासा तनसुख है मसलन, क्या चिमलन पर्दे फर्श नए क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भोले से बाबा से सीधा कनेक्ट हो गए हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे हैं वो कबीर दास का है ना? बाबा गुस्से होते हुए बोले, नजीर अकबराबादी नाम का एक बड़ा शायर हुआ था, वो भी कबीर था। तुझ में मुझ में इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतरकर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपए कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा ने मंजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर वो धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी।
रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के हजारों मतलब हो सकते हैं। जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यह बात कही, तुम पागल हो क्या, कोई ऐसे पैसे उड़ाता है, इससे तो अच्छे किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप की कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई, सुदीप बोला। बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती, चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना। अरे बताओ ना, बोला तो नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आए, न्यूज रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट चित्रा पाठक को कोई अवॉइड ना कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, एक दिन तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी ना। सुदीप ने कहा। वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। सुदीप और चित्रा हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास से होते हुए वहीं लौट आई जहां से शुरू किया था। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा ने अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियां भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों में मिलता रहेगा। हाँ पक्का। तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। पक्के से बताऊंगी। कब मुलाकात होगी अब, सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता हो। रोना, रोना साथ हंसने से ज्यादा बड़ी चीज है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। नहीं मत करना। चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसके बाद जोड़ा, हाँ, अगर किसी दिन बहुत उदास हो तो कॉल करना। तुम उदास होगी तो क्या करोगी, मुझे मालूम है तुम बिजी हो, मैं परेशान नहीं करूंगी तुम्हें। ये वो पल था जब सुदीप को पहली बार जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था वो इतना बिजी, क्यों उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था, क्यों उसको अपने 35 साल का होने की जल्दी थी। हम लाइफ में इतने बिजी होकर क्या ही उखाड़ ले रहे हैं। लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने लायक है तो वो है फुर्सत। यह वो पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है। यह घटिया सी तसल्ली की जाओ। मैं तुम्हें अकेला जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूं। शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है।
प्यार की कहानियां इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती है क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो ना हो, लेकिन उनकी शुरुआत की एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चलें। चित्रा और सुदीप ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपने सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली इतना भर भी सही से पूछ ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है, मन की धूल की दुनिया में कोई औकात नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिले? सुदीप ने पूछा। बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार, उससे भी खराब प्लान है। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है ताकि उसके पड़ोस में लोग बैठे लोग भी ठहर सके। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हों या फिर बहुत उदास, चित्रा ने कहा। ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? 5:30। और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूंगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ। तुम बोलो तो दिल्ली से होता हुआ चला जाऊं। फ्लर्ट तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहां से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 घाट से जाते हुए देखा। पिजेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। तो दोस्तों, इसके बाद अब उसी दिन शाम को 4:30 बजे बनारस एयरपोर्ट। सुदीप के हाथों में मुराकामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी। चित्रा वहीं सुदीप के साथ बैठी हुई थी। उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप हुई थी। जैसे कि अगर तुम मुंबई आना हो तो मिलना, अगर तुम दिल्ली आओ तो बताना, तुम अगर किताब खत्म करना तो बताना, तुम अगर अपने शेयर बेचना तो बताना। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे में ही दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। चित्रा और सुदीप दोनों के लिए ऐसे किसी अजनबी से मिलना नया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। बस एक बात तय थी कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना था। चित्रा के हाथ की छोटी वाली उंगली बेचैन थी। सुदीप के हाथ की छोटी उंगली ठीक उतना ही बेचैन थी। बातें होते होते रुक जा रही थी, कहीं पहुंच नहीं रही थी। उंगलियां अगली बार मिलने का कोई वादा चाहती थी। चित्रा की फ्लाइट की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। उसकी फ्लाइट के सभी लोग लाइन में लग गए। वह वही कुर्सी पर सुदीप के पास बैठी रही। धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही थी। उस फ्लाइट में हर चढ़ने वाले को ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ने जितनी जल्दी थी। लाइन में बस 2-3 लोग बचे तो सुदीप ने कहा, फ्लाइट छोड़ रही हो तो मुंबई चलो मेरे साथ। मुंबई आके क्या करूंगी? थोड़ा रो लेना, फिर कभी आऊंगी। चित्रा ने सुदीप की शर्ट के धागे को हटाते हुए कहा, फिर कभी कभी नहीं आता। सुदीप ने एकदम सीरियस होकर चित्रा की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। चित्रा ने अपनी आंखों के समंदर को अपने रुमाल में कैद कर लिया। वह सुदीप को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाई, फिर कभी जल्द ही आएगा। जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और जहां उसने 10 अक्टूबर 2010 की तारीख डाली थी वहां पर उसने 10 अक्टूबर 2011, बस 1 साल बाद मिलते हैं, वो तारीख लिख दी। इसके नीचे चित्रा ने अपना नंबर लिखा। फ्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लास्ट कॉल फॉर द गेस्ट फ्लाइंग टू दिल्ली।
चित्रा ने चलना शुरू किया। सुदीप ने चित्रा के लिखे हुए को छूकर देखा। सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी। उसने पूरे हाथ को खींचकर हवा में उठाया ताकि वह चित्रा को हाथ हिलाकर बाय बोल सके। चित्रा बिना पीछे मुड़े फ्लाइट में घुस गई। उसने फ्लाइट में घुसने के बाद पीछे मुड़कर देखा। खुश होना कितना आसान है अगर उसको एक तारीख से जोड़ दिया जाए। दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतजार था। तो माय फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे एंड करते हैं और हमने ये देखा कि दोनों किस तरह सुबह 80 घाट पर गए और एक बाबा मिले जिनकी वजह से सुदीप को आगे क्या करना है वो पता चला। सब ठाठ धरा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो अब सुदीप के माइंड में क्लैरिटी है। जिस पर्पस के लिए वो बनारस आया था उसको वो पर्पस कहीं ना कहीं रिजोल्व होता हुआ दिख गया और चित्रा को भी अपनी बुक की एंडिंग मिल गई। तो अब दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल चुके हैं, एक बॉम्बे और एक दिल्ली। तो अब देखना ये है कि 10 अक्टूबर 2011 ठीक अगले साल बाद क्या दोनों आपस में मिलेंगे, क्या दोनों को ये याद भी रहेगा, क्या वो मुराकामी की किताब ऐसे ही उसके किसी शेल्फ में पड़ी रह जाएगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको बुक पढ़ना तो पसंद है लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिलता। थैंक यू ऑल।